हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल साइंस शिक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लगभग सारे टॉपिक एक्सपेरिमेंटली समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन, a process in which one or more substance are converted into one or more different substance with the different property। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वन और मोर देन वन सब्सटेंस आपस में कंबाइंड हो और कंबाइंड होने के बाद जो नया सब्सटेंस बने उसकी प्रॉपर्टी प्रीवियस वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट हो, यानी कि जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी इनिशियल वाले से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, कार्बन को रिएक्ट कराया गया ऑक्सीजन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है CO2। ये जो कार्बन है ये हम इसको कोयला भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कोयले में भी क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। तो ये जो कार्बन है ये कंबसिबल सब्सटेंस है और इसके कंबसन को ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और यहां पे जो नया सब्सटेंस बन रहा है CO2, ये कंबसिबल नहीं है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज किया जाता है, यानी कि आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो सब्सटेंस है ये कंबसिबल है और ये कंबसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो प्रोसेस है ये केमिकल रिएक्शन है, या इसे हम केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में अपने आप को पार्टिसिपेट कराता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है और ये दोनों जो हैं वो रिएक्टेंट हैं। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। तो द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म बट शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ मैटर चेंजेज। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना होता हो, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है जैसे कि शेप, साइज, ये सब चेंज हो जाए, तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, ये मेरे पास स्ट्रेट कागज है, बिल्कुल अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर हम इसको क्या कर दे, इसको क्रम्पलिंग कर दे, तो क्रम्पलिंग करने के बाद अब इसका जो थोड़ा डायमेंशन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। हालांकि ये पहले भी रेक्टेंगल था, अभी भी रेक्टेंगल है, बट क्या चेंजेस हुआ, पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट था, अब ये स्ट्रेट नहीं है। तो ये जो चेंजेस है ये एक तरीका का फिजिकल चेंज है। पहले भी ये पेपर था, अभी भी ये पेपर है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है। चेंजेस किस टर्म में आए, तो चेंजेस इसके जो साइज है वो थोड़ा बहुत चेंज कर गया है, इसका जो डायमेंशन है वो चेंज हुआ है, इस वजह से ये फिजिकल चेंज है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जो है जब वो मेल्ट होता है तो ये कौन सा चेंज है, ये बेसिकली फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि जब ये आइस था तब भी ये H2O था, और जब ये क्या हुआ, अब जब ये वाटर में कन्वर्ट हुआ तभी भी ये H2O है। तो इन दोनों ही केसेस में कोई नया सब्सटेंस बन नहीं रहा है, इसलिए दोनों एग्जाम्पल जो है क्रम्पलिंग ऑफ पेपर और मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल चेंज है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो चेंजेस हमने पढ़ा कि दो टाइप के चेंज हो सकते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है वो एक केमिकल प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंज है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई प्रोसेस होता है और उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में गैस इवॉल्व हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो प्रोसेस है ये केमिकल प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम को रिएक्ट कराया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो CaCl2 और प्लस H2 बन रहा है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या होता है। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये मेरे पास कैल्शियम है। अब मैं इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये इनके बीच में रिएक्शन शुरू हो गया और इसमें कैल्शियम जो है जब HCl से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और इसमें बहुत ही हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए मैंने इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। अब हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे। अगर इसमें से पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होता है इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको चेक करते हैं। अब मैं इसको बंद करता हूं, जैसे ही मैं बंद करूंगा इसमें से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा।
तो ये पॉप साउंड ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। जब हमने रिएक्शन कराया कैल्शियम को HCl के साथ तो CaCl2 बना और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ये बिल्कुल हाईली कंबसिबल होता है और जैसे ही ये लाइट के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ये बर्न होता है और ये बहुत हाई स्पीड से बर्न होने की वजह से पॉप साउंड क्रिएट करता है। इन दोनों ही रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि जब हमने कैल्शियम को HCl से रिएक्ट कराया तो CaCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली अगर हम आयरन को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फेरस सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो नेक्स्ट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। कॉपर सल्फेट को हमने NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि ब्लू कलर का PPT होगा और सोडियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन को भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। ये मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने वाटर में अच्छे से डिसॉल्व कर लिया है और ये ब्लू विट्रियोल है कॉपर सल्फेट .5H2O, इसको भी मैंने अच्छे से वाटर में डिसॉल्व कर लिया है। अब मैं इस कॉपर सल्फेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने वाला हूं, देखते हैं क्या होता है। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड किया तो इसमें कुछ गाढ़ा गाढ़ा सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो नीचे सेटल डाउन हो गया है और इसमें लिक्विड जो पार्ट है वो हमें बिल्कुल अलग दिख रहा है। मैं आपको सेपरेट करके दिखाता हूं। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल जेली की तरह जो दिख रहा है आपको, ये हमारा PPT है जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है और इसका कलर भी कैसा है, ब्लू ही है। और इसमें जो थोड़ा सा लिक्विड आपको दिख रहा है ये सोडियम सल्फेट है। तो देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर। जब आयरन को रिएक्ट कराया जाता है कॉपर सल्फेट के साथ, ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन होता है और प्लस कॉपर। इस रिएक्शन को भी हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देखते हैं। अब इसमें हम कॉपर सल्फेट लेते हैं और इसको वाटर में अच्छे से डिसॉल्व कर लेते हैं। इसका आपको कलर दिख रहा होगा कि ये लाइट ब्लू कलर का है। अब मैं इसमें आयरन डालने वाला हूं। तो ये मेरे पास आयरन के स्क्रैप हैं, अब इसको मैं इसमें डिसॉल्व कर देता हूं। अब ये इसका रिएक्शन स्टार्ट होगा। ये रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो होता है। हाफ एन आवर के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको अभी हम रख देते हैं और हाफ एन आवर के बाद इसको देखते हैं। हाफ एन आवर के बाद इसका कलर जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। आपको मैं दोनों दिखाता हूं। ये पहले था जब मैंने इसमें डिसॉल्व किया था तब कलर इसका कैसा था, कॉपर सल्फेट का ब्लू, और हाफ एन आवर के बाद जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद कैसा कलर हो गया, अब ये ग्रीन कलर का हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो भी ये केमिकल रिएक्शन है। और अभी हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया भी। कैल्शियम को हमने जब HCl में डिसॉल्व किया था तो हमारा CaCl2 प्लस H2 और बहुत ही हाई अमाउंट में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसको भी एक बार थर्मामीटर से चेक करते हैं कि इसमें टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या नहीं, या इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मैंने इसका थर्मामीटर से मेजर किया तो इसका अभी जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री दिखा रहा है। अब मैं इसमें कैल्शियम डालने वाला हूं और इसके बाद देखते हैं कि इसका टेम्परेचर चेंज होता है या नहीं, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है या नहीं। इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम इसका टेम्परेचर फिर से मेजर करते हैं। अब इसका जो रीडिंग है वो लगभग 50 डिग्री दिखा रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि जब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया। ये मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग चूना कहते हैं। तो मैंने इस बीकर में इस चूने को कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया और इसमें हम वाटर डालते हैं। अब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और इसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे राइज होना शुरू होगा। तो मैंने एक कंटेनर में ऑलरेडी पानी लिया हुआ है, कंटेनर में वाटर है, उसका टेम्परेचर राइज होगा। फिर उसका मेजर करेंगे कि टेम्परेचर में चेंज हुआ है या नहीं। तो मैंने इसके अंदर इसको डिप कर दिया। अब इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और फिर इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया था, अब हम इसको 15 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम इसके कंटेनर को टच करें तो ये काफ़ी हीट हो चुका है और जिस कंटेनर के अंदर मैंने इसको डीप किया था उसके अंदर वाटर है। उस वाटर का अब हम टेम्परेचर देखते हैं। इनिशियली इसका जो टेम्परेचर था वाटर का वो 25 डिग्री सेल्सियस था। अब मैं जब इसका मेजर करूंगा तो देखता हूं कि इसका टेम्परेचर कितना आता है। इस वाटर का टेम्परेचर
अप्रॉक्स 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। चेंज इन टेम्परेचर का हमने दो एग्जांपल देखा कि जब हमने कैल्शियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो CaCl2H2 और साथ में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या हुआ था, हीट प्रोड्यूस हुआ था। वैसे ही हमने जब कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि चूने को जब हमने पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और उसमें भी क्या हुआ, बहुत ही हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुआ। चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, वैक्स इज सॉलिड बट वाटर इज लिक्विड एंड CO2 इज गैस। जब हम वैक्स को बर्न करते हैं तो वैक्स जो होता है पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, बट जब वो बर्न होता है तो CO2 गैस रिलीज करता है और साथ में लिक्विड भी रिलीज करता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। इस वजह से ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ये मेरे पास कैंडल है, इसको मैंने बर्न कर दिया। अब बर्न करने पे इसमें से CO2 वो तो आपको नहीं दिखेगा, बट इसमें से जो लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसमें से लिक्विड ड्रॉप वाइज नीचे आ रहा है। तो ये जो सॉलिड था ये लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाले हैं एयर में। ये मैग्नीशियम रिबन है जिसका कलर जो है वो ग्रे है। हम इसको बर्न करने वाले हैं, बट बर्न करने से पहले इसको हमें सैंड पेपर की हेल्प से रब करना होगा। तो इसको सैंड पेपर से हम रब इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर डिपोजिट कर लेता है। तो फिर हमें बर्न करने के लिए इस लेयर को पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो हम इसको सैंड पेपर से पहले रब करते हैं। तो मैंने इसको सैंड पेपर से रब कर लिया। अब इसको बर्न करते हैं। बर्न करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशन भी यूज करना होता है, जैसे आई ग्लास हम इसको बर्न करते वक्त यूज करते हैं, बिकॉज इसमें से जो व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम निकलता है वो हमारे आई को हार्म कर सकता है, इसलिए इसको थोड़ा आई से दूर रखेंगे। अब ये व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, इसके रेसिड्यू को हम कलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो रेसिड्यू है वो बिल्कुल ही व्हाइट पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते वक्त क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखना होता है, और साथ में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है और कलर कैसा होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सपेरिमेंट हमने किया, उससे हमें इस क्वेश्चंस के सारे आंसर बहुत इजीली मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों क्लीन किया था? तो मैग्नीशियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाता है और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जब तक वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड हम सैंड पेपर से रिमूव नहीं करेंगे वो बर्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हाइट पाउडर इज लेफ्ट व्हेन यू बर्न मैग्नीशियम रिबन, ऑल्सो राइट इट्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमने जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो व्हाइट पाउडर जो फॉर्म हुआ था वो क्या था और इसका हमें रिएक्शन लिखना है। व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो व्हाइट पाउडर था वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड था, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा था, और उसका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो ये है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ और MgO बना, और ये कैसा होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while doing of an activity of burning of magnesium ribbon in air, list 3 precaution that should be followed by student। अगर कोई स्टूडेंट मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या 3 प्रिकॉशन यूज कर सकता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमने क्या क्या प्रिकॉशन यूज किया था? फर्स्ट हमने प्रिकॉशन यूज किया था वियर अ सूटेबल ग्लास। हमने क्या किया था, पहले तो आई ग्लास लगाया था ताकि उससे जो व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम निकल रहा है उससे हमारे आई पे इफेक्ट ना हो। सेकंड पॉइंट है होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टंग, हमने हमारा हाथ ना जल जाए इसके लिए हमने क्या किया था, पेयर ऑफ टंग की हेल्प से हमने मैग्नीशियम रिबन को होल्ड किया था। थर्ड प्रिकॉशन है मैग्नीशियम रिबन शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम आई सो दैट डार्जलिंग फ्लेम डज नॉट अफेक्ट आवर आई। हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते वक्त अपने आंखों से क्या किया था, उसको दूर रखा था ताकि जो उसका व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम है वो हमारे आंखों को अफेक्ट ना कर सके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कलर ऑफ सम मेटल एंड कंपाउंड। कुछ मेटल के कलर और कुछ कंपाउंड के कलर हमें याद रखने हैं ताकि केमिकल रिएक्शंस में हम उनको यूज कर सकें और कुछ इंफॉर्मेशन हम वहां से ले सकें।
Fe जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, जिंक मैग्नीशियम ये सिल्वरी व्हाइट होते हैं, कॉपर और ब्रोमीन जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। वैसे ही Ag और Pb यानी कि सिल्वर और लेड जो होते हैं वो ग्रेइश व्हाइट कलर के होते हैं। क्लोरीन अगर गैसियस फॉर्म में है तो ये एलोइस ग्रीन कलर का होता है। व्हाइट कलर के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अगर एनहाइड्रस फॉर्म में है तो व्हाइट होगा। अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली करके भी दिखाया था कि ये जनरली ब्लू कलर का होता है, लेकिन कब, जब इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन अगर ये एनहाइड्रस है, अगर हम इसको हीट कर देंगे तो ये जो कॉपर सल्फेट होगा एनहाइड्रस हो जाएगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। इसको भी हम अभी एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे। और PbCl2 जो होता है वो भी व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे ब्लू कलर के, तो कौन कौन से कंपाउंड ब्लू कलर के होते हैं जो हमें याद रखने हैं, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कब होता है, जब उसके साथ .5H2 हो, यानी कि ये वाटर के साथ जब ये कंबाइन होता है। इस कॉपर सल्फेट .5H2O को हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। और कॉपर सल्फेट अगर एक्वस लिखा हुआ, एक्वस का मतलब ये है कि इसके साथ कुछ मॉलिक्यूल वाटर के जो है वो कंबाइंड है। कुछ कंपाउंड है जो ब्लैक कलर के होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, सिल्वर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। ग्रीन कलर के कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो हमारे पास ग्रीन कलर कंपाउंड है फेरस सल्फेट .7H2O, इसे हम ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। यानी कि जब फेरस सल्फेट वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है तो इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। और कॉपर कार्बोनेट का कलर भी क्या होता है, ग्रीन होता है। NO2 ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है। और येलो कलर में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, PbI2 और PbO, यानी कि ये जो है लेड आयोडाइड है और लेड ऑक्साइड है जो येलो कलर में होते हैं। कलरलेस कंपाउंड कौन कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं, वो है जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट। ये जो कंपाउंड हैं ये कलरलेस हैं। तो इतना तो हमें याद रखना ही पड़ेगा जो NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और हमारे रिएक्शंस में भी इसको यूज करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें जो पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम क्विक लाइम कहते हैं, और इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया तो इस यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। इस स्लेक्ट लाइम का यूज जो होता है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम इसका यूज करते हैं। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। आफ्टर 2 or 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग गिव अ शाइनी फिनिश द वॉल। ये मेरे पास क्विक लाइम है और इसमें मैंने क्या किया, अच्छे से इसको थोड़ा वाटर डाल के और थोड़ा इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। क्योंकि क्विक लाइम को हमने पहले ही क्या किया था, वाटर से रिएक्ट करा दिया था, जिसमें हमने देखा था कि बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर क्या हुआ था, राइज हुआ था। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये जो स्लेट लाइम है इसका अगर हम यूज व्हाइट वॉशिंग करने के लिए करते हैं तो व्हाइट वॉशिंग करने के 2 और 3 डेज बाद जो हमारा वॉल होता है वो शाइनी फिनिश देता है। और वैसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्लेट लाइम है ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और एक थिन लेयर बना लेता है, और वो लेयर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसकी वजह से ये हमें ज्यादा शाइनी फिनिश देता है। तो शाइनी फिनिश का जो रीजन है वो ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया और एक थिन लेयर बना लिया, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। यही जो है यही रीजन है कैल्शियम कार्बोनेट ही कि हमें जो वॉल होता है 2 और 3 डेज बाद बिल्कुल शाइनी दिखाई देता है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट भी रिलीज होता है तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने अभी देखा था कि जब हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था और साथ में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या हुआ था, हीट प्रोड्यूस हुआ था।
कुछ और भी एग्जांपल हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो बर्न होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? ऑक्सीजन। तो ये नेचुरल गैस है, मीथेन है, ऑक्सीजन के वजह से इसको बर्न कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है? CO2 और प्लस H2O। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो रिस्पायरेशन होता है, जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर मेनली क्या होता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। जब हम खाते हैं साथ में हम क्या करते हैं? हमेशा हम ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं, तो ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? कंबाइंड होता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 H2O और एनर्जी। तो ये CO2 हम क्या करते हैं? एक्सहेल कर देते हैं, और साथ में हमारा वाटर जो है वो भी हमारी बॉडी में यूज होता है, या उसको हम अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, और प्लस इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेली बेसिस पे जो वर्क होता है उसमें हम उसको एनर्जी को यूज करते हैं। तो रिस्पायरेशन में सिंस क्या हो रहा है? यहाँ पे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए रिस्पायरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हमने जो भी फूड यहां से लिया था, वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन। जब हम फूड लेते हैं और जब उसका डाइजेशन होता है तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो जो फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, और वो सिंपलर सब्सटेंस कौन कौन सा था? CO2 और H2O। और क्या होता है इसमें? साथ में बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होता है। एक और एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत ही हाई अमाउंट में हीट रिलीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगर हीट की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं, और इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होते हैं जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो इस प्रोसेस में उनको सन से लाइट चाहिए, यानी कि एक तरीका से वो क्या कर रहे हैं? अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट की उनको रिक्वायरमेंट है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उस रिएक्शंस को यहां पे देखते हैं। तो जो प्लांट होता है वो एटमॉस्फेयर से CO2 और रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है, और सन से लाइट लेता है। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो क्या बनाता है? तो प्रोडक्ट बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, और प्लस जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस में प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए उनको चूंकि हीट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जब N2 गैसियस को O2 के साथ रिएक्ट कराया गया तो इसको भी हीट की रिक्वायरमेंट है। ये N2 जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। अगर हमें इस N2 को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराना है, रिएक्शन कराना है, तो हमें पहले इसको हीट करना पड़ेगा, तब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड।